जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, नेशनल स्पोर्ट्स डे है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारत माता के गौरव पुत्र की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने पूरे जीवन की आहुति दे दी और खेलों के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी हॉकी की स्टिक के साथ गेंद चिपक जाती है। राष्ट्रीय खेल दिवस जिनकी स्मृति में बनाया जाता है, ऐसे मेजर ध्यानचंद के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनका जन्म आज ही के दिन 1902 में हुआ था। हॉकी में कैसे उन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और कैसे देश ने उनको भुला दिया। आज मैं यदि बात करूं तो चीन, अभी आपको ध्यान हो 2016 में रियो में ओलंपिक हुए थे। उन सारे ओलंपिक में हमारे केवल 2 मेडल आए थे और चीन के 70 से अधिक मेडल आए थे। तो उस समय चीन के चाइना पोस्ट ने, चीन के ग्लोबल टाइम्स ने हमारी भर भर के खिल्लियां उड़ाई थी। क्या कहा था कि 135 करोड़ की आबादी में केवल 2 मेडल आए और भारत के अंदर कोई चर्चा करने वाला नहीं है, कोई चिंता नहीं और इनको शर्म भी नहीं आती। और उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने हमारा मजाक उड़ाते हुए यह भी लिखा कि यदि भारत को कुछ सीखना है तो चीन से सीख सकता है, हम उनको सिखाने के लिए आ सकते हैं, हम उनको सिखा सकते हैं कि मेडल कैसे लाए जाते हैं, जीता कैसे जाता है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत एक ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है कि जिसमें हमें अपनी नजरों को नीचा करना पड़ता है। अपना भारत क्या था? चीन वो था जिसके पास 1960-70 तक जिसका एक मेडल नहीं आता था, और भारत वो था जिसने 1900 से ही शुरू करके मेडल जीतने शुरू कर दिए थे। 1928 का, 1932 का, 1936 का ये ओलंपिक तो ऐसे थे जिसमें हॉकी में गोल्ड मेडल लाने का काम भारत ने किया था। चीन कहीं दिखाई नहीं देता था। उस चीन ने 1970-80 के बाद अपनी पॉलिसी को चेंज किया और पॉलिसी को चेंज करके आज चीन ओलंपिक विनर की श्रेणी में टॉप 10 में शामिल है, टॉप 5 में शामिल है। तो चीन आज हमारा मजाक उड़ाता है। हम यदि मेजर ध्यानचंद को याद रखते, मेजर ध्यानचंद के रास्ते पर चलते, तो हमारी ये हालत नहीं हो सकती थी। मेजर ध्यानचंद जी को आज हम स्मरण करेंगे, उनको नमन करेंगे, उनको वंदन करेंगे, और कैसे भारत मेजर ध्यानचंद के रास्ते पर चलकर दोबारा से खेलों के मामले में भी पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो सकता है। और देखिए, दुनिया में जितने खेल हैं, उन खेलों में से एक बड़ी लिस्ट उन खेलों की है जिनका आविष्कार भारत के अंदर हुआ। आपने महाभारत पढ़ी है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का मर्दन किया था, जो यमुना नदी में एक काले नाग के रूप में, राक्षस के रूप में रहता था। तो भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के अंदर बॉल लेने के लिए गए थे। उस समय से हमारे यहाँ फुटबॉल खेली जाती है, बॉल खेली जाती है। शतरंज का आविष्कार हमारे यहाँ हुआ, सांप सीढ़ी का आविष्कार हमारे यहाँ हुआ, धनुर्विद्या का आविष्कार हमारे यहाँ पर हुआ। हमारे यहाँ पर ही कुश्ती का, मल्ल युद्ध का, दंगल का, अखाड़ों का, इनका आविष्कार भारत में हुआ है। खो खो का आविष्कार भारत में हुआ, कबड्डी का आविष्कार भारत में हुआ। इतने खेल देने वाला देश आज जो पोलो बना है, ये पोलो भी मणिपुर के परंपरागत खेल से इंस्पायर होकर बनाया गया। 1892 में तो सांप सीढ़ी, जो इंडोर गेम है, जो एक तरीके से नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला गेम है कि यदि हम लालच करेंगे, लालच के रास्ते पर ऊपर बढ़ेंगे तो सांप खा जाएगा और हमें नीचे गिरना पड़ेगा। तो उस सांप सीढ़ी को 1892 में अंग्रेज वहां पर लेकर गए कि हम भी अपने लोगों को कुछ थोड़ा सा नैतिक बना सकें, मोरल वैल्यूज को बूस्ट कर सकें। तो ऐसे खेल देने वाले भारत की ऐसी स्थिति क्यों है? तो सबसे पहले हम मेजर ध्यानचंद जी को नमन करते हैं। इसलिए नमन करते हैं कि मेजर ध्यानचंद को नमन करेंगे तो किसी भी गांव का एक छोटा सा बच्चा जिसके पास हॉकी की स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जो पेड़ की टहनी से, लकड़ी से स्टिक बनाकर खेल कर प्रैक्टिस करता है, और वो कैसे उस समय दुनिया को झुकाने का सपना देखने वाले हिटलर को झुका देता है। हिटलर को उसको ऑफर करना पड़ता है कि तुम भारत के अंदर तो लांस नायक के पोस्ट पर हो, यदि तुम जर्मनी में आ जाओगे तो मैं तुम्हें मार्शल बना दूंगा और तुम्हें खूब पैसे दूंगा, तुम जर्मनी की ओर से खेलना शुरू कर दो। आज उसी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, उनकी जयंती है, जिन्होंने हिटलर के इस प्रस्ताव को बड़े स्वाभिमान के साथ ठुकरा दिया था कि मुझे यदि खेलना है तो अपने भारत के लिए खेलना है, अपने देश के लिए खेलना है। और अपने देश ने उनको क्या दिया, क्या स्थिति उनकी अंतिम समय में हुई, और देश में आज जो खेलों की दुर्दशा है उसके कारण क्या है, उसके बारे में
आज चर्चा करते हुए हम सबसे पहले मेजर ध्यानचंद जी को नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जो ऐसे महापुरुष थे जिनके रास्ते पर यदि हम चलते, हम जिनको स्मरण रखते, तो आज भारत भी खेलों की, जब ओलंपिक विनर्स की लिस्ट निकलती तो उसमें पहले स्थान पर होता। अभी तो भारत की स्थिति यह है कि अंतिम में हम अपना स्थान देखते हैं कि अंतिम में से पहले स्थान पर हैं कि दूसरे स्थान पर हैं कि 10वें स्थान पर हैं। तो मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिनकी जिजीविषा ऐसी थी कि जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन जब उनका हॉकी से परिचय हुआ, और हॉकी से जब एक बार परिचय हुआ तो वो रात को चांद की रोशनी में जागकर पूरी रात प्रैक्टिस करते रहते थे। उनके कोच जो उनको सिखाते थे, चांद की रात में, चांदनी रात में प्रैक्टिस करने के कारण ही उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद्र पड़ गया कि ये ध्यान चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए इनको आज से ध्यानचंद्र कहा जाता था। एक बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ, ऐसा गरीब परिवार जिसके पास खाने के लिए गारंटी नहीं कि सुबह खाना मिला तो शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत गरीब परिवार में जन्म होने के कारण जब गांव में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, 6ठी कक्षा तक केवल पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई की व्यवस्था भी नहीं थी, तो उस समय अंग्रेजों के ज़माने में भर्ती बहुत होती थी। तो 1918 में 16 साल की आयु में ब्राह्मण रेजिमेंट के नाम से एक रेजिमेंट अंग्रेजों ने बनाई हुई थी, उस रेजिमेंट में भर्ती हो गए। रेजिमेंट में जब गए तो वहां पर सैनिकों को हॉकी खेलते हुए देखा तो हॉकी में रुचि जागृत हुई कि कोई ना कोई खेल खेलना है, तो इस हॉकी को खेलना शुरू कर दिया। हॉकी की प्रैक्टिस वहां पर करनी शुरू कर दी। हॉकी की प्रैक्टिस करते हुए अभ्यास, जिजीविषा बहुत थी कि मुझे कुछ करना है, तो लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे, सीमित संसाधनों से प्रैक्टिस करते रहते थे। तो उनके एक कोच वहां पर थे। उन कोच ने उनकी प्रतिभा को पहचाना कि इनके हाथों में जादू है, ये बहुत फुर्तीले हैं, ये हॉकी के अंदर बड़ा काम कर सकते हैं। तो उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की। तो पूरे मन से ध्यानचंद ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, और प्रैक्टिस शुरू करते करते आज हम टेनिस के खेल के अंदर जैसे आइसबर्ग का नाम लेते हैं, व्योनबर्ग का नाम लेते हैं, क्रिकेट में जैसे हम क्रिकेट के लौह पुरुष, क्रिकेट के महानायक ब्रैडमैन का नाम लेते हैं, फुटबॉल की जब बात होती है तो पेले का नाम आता है, ऐसे ही पूरी दुनिया में जब कभी हॉकी की बात होती है तो ध्यानचंद का नाम आता है। बर्लिन में, लॉस एंजल्स में, पूरी दुनिया में 1930 के दशक के वो लाखों खेल प्रेमी थे जो मेजर ध्यानचंद को देवता की तरह पूजा करते थे। आज भी वियना के अंदर एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम के अंदर मेजर ध्यानचंद की एक फोटो लगी हुई है। उस फोटो में खास बात क्या है कि मेजर ध्यानचंद के 4 हाथ बनाए गए हैं और चारों हाथों में स्टिक, हॉकी की स्टिक पकड़ाई हुई है, जो ये दिखाती है कि मेजर ध्यानचंद इतने फुर्तीले थे, इतनी तेजी के साथ हॉकी खेलते थे कि ऐसा लगता था कि एक खिलाड़ी नहीं खेल रहा है, 4 खिलाड़ी खेल रहे हैं। चारों खिलाड़ियों की तरह फुर्ती, 4 खिलाड़ियों की तरह गेंद को हैंडल करना और गोल करना, बबलिंग करना, गेंद को पास करना, ये मेजर ध्यानचंद करने का काम करते थे। 3 बार भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। मेजर ध्यानचंद बचपन में जब खेलते थे तो खेलते खेलते जब उनके खेल को उनके कोच ने देखा तो कोच ने उनको अपने पास बुलाया और कोच ने कहा कि तुम फुर्ती तो बहुत दिखाते हो, गेंद को डबलिंग भी बहुत करते हो, गेंद को बार बार अपने पास करके हॉकी की स्टिक को घुमाकर दूसरों को चकमा देने का काम भी करते हो। तो उन्होंने उनको समझाया कि केवल डबलिंग नहीं करनी है, केवल गेंद को घुमाना नहीं है, दिमाग से खेलना है। और उन्होंने उस समय बताया कि हमें दुश्मन को हराना है तो मैदान के ऊपर हमारे साथियों की क्या पोजीशन है, दूसरे खिलाड़ी की क्या पोजीशन है, दूसरों को कब पास देना है और कौन सा पास, कौन सी स्ट्राइक केवल गोल बनेगी, ये कैसे सुनिश्चित करना है। तो हॉकी को केवल फुर्ती से नहीं खेलना, केवल हॉकी की स्टिक से नहीं खेलना, हॉकी को दिमाग से खेलना है, ये उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। और उसी को फिर सारी उम्र वो अप्लाई करते रहे, ऐसे अप्लाई करते रहे कि ध्यानचंद के बारे में ये कहा जाता था कि यदि वो आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर उनको मैदान के किसी कोने में खड़ा कर दिया जाए और वहां से उनको गोल करने के लिए कहा जाए तो वहां से भी वो बिल्कुल ठीक गोल करते थे। जैसे शतरंज का कोई खिलाड़ी शतरंज खेलता है तो शतरंज की 10, 12, 15 चालें वो अपने मस्तिष्क में पहले से ही सोच लेता है, ऐसे ही मैदान का एक एक इंच मेजर ध्यानचंद के मस्तिष्क के अंदर छप जाता था कि उनकी पोजीशन क्या है,
दुश्मन के खिलाड़ियों, प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों की पोजीशन क्या है, सहयोगी खिलाड़ियों की पोजीशन क्या है, और किस कॉर्नर से, किस गति से, कितनी फोर्स के साथ स्ट्रोक मारा जाए कि वो सीधा गोल बने। ये उनकी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त थी कि एक बार उन्होंने गोल किया और जो गोल पोस्ट होता है, पोस्ट का जो पोल होता है, उस पोल से बॉल टकरा गई। हॉकी की बॉल उस पोल से टकरा गई। उस पोल से टकराने के बाद मेजर ध्यानचंद ने कहा कि हो नहीं सकता कि ये गोल ना बने। यदि ये गोल नहीं बना तो इसका मतलब इस पोल की लंबाई चौड़ाई के अंदर कुछ कमी है। बाद में जब नापा गया तो ये पाया गया कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, जिनके ऊपर उस समय हॉकी खेली जाती थी, वो जो गोल पोस्ट बनाया गया था, गोल पोस्ट आप देखते हैं तो उस गोल पोस्ट में उसकी दूरी कुछ इंच कम थी। यदि वो दूरी एग्जैक्ट बनाई होती तो वो गेंद गोल के अंदर ही जाती। इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन मेजर ध्यानचंद की थी। मेजर ध्यानचंद, मैंने बताया कि 16 साल की उम्र में ही खेलना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस बहुत करते थे, अभ्यास बहुत करते थे, निरंतर अभ्यास करते थे, कभी भी मेहनत से, परिश्रम से जी नहीं चुराते थे। अपनी टीम के साथ जब खेलते थे तो ऐसे खेलते थे कि टीम को एक परिवार की तरह रखते थे, एक परिवार की भावना से, इमोशनल अटैचमेंट के साथ खेलते थे। हम उनके किस्सों की बात करेंगे मेजर ध्यानचंद के बारे में। ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद के बारे में कि वो उनकी स्टिक के साथ गेंद चिपक जाती थी। हॉलैंड में एक बार मैच चल रहा था। अब मेजर ध्यानचंद जब खेलते थे तो बॉल अपने आप उनके पास जाती थी। जैसे वो बॉल को जैसे हम चलाना चाहें वैसे वो बॉल चलती थी। तो खेलते खेलते हॉलैंड की टीम, जो उस समय ये माना जाता था कि हॉलैंड की टीम बहुत अच्छी है, और अभी भी हम बात करें तो पिछले 5, 7, 10 सालों की भी हम बात करें, वर्ल्ड लेवल के ऊपर हॉकी की देखते हैं तो हॉलैंड की टीम बहुत अच्छे देशों की टीम के अंदर आती है। तो हॉलैंड की टीम ने कहा कि ये जो मेजर ध्यानचंद है, इसने अपनी स्टिक के अंदर कोई मैग्नेट लगाई हुई है और ये जो बॉल है उस मैग्नेट से चिपकती है, इसके कारण बार बार ध्यानचंद के पास जाती है और ध्यानचंद के पास ही वो बॉल रहती है, दूसरे और इस गेंद को ले नहीं पाते। तो मेजर ध्यानचंद की स्टिक को तोड़ा गया। कई बार ऐसा हुआ। जापान में एक बार मैच चल रहे थे, जब जापानी टीम को बुरी तरह से हराया मेजर ध्यानचंद ने, तो जापानी टीम बुरी तरह से हारने के बाद उन्होंने कहा कि जी हम हार तो गए, लेकिन हम मेजर ध्यानचंद की स्टिक को तोड़कर देखना चाहते हैं कि कहीं इन्होंने इसके अंदर कोई ऐसा गोंद तो नहीं लगाया हुआ जो गेंद को अट्रैक्ट करता हो, जो गेंद को चिपकाने का काम करता हो। क्योंकि जब मेजर ध्यानचंद चलते थे तो गेंद ऐसे लगती थी कि चुंबक की तरह, जैसे चुंबक किसी चीज के आसपास नाचती है, ऐसे ही गेंद स्टिक के साथ साथ चलती थी। तो जापान के अंदर भी उनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया, स्टिक बदलवा कर देखी गई। एक जगह तो ऐसा हुआ कि एक अंग्रेज अधिकारी की मैम ने उनसे यह कहा कि तुम स्टिक के साथ खेलते हो, स्टिक के साथ तो तुमने कोई जादूगरी की हुई है, यदि तुम उन्हें खेल कर दिखा सकते हो तो ये जो छाता है ना, आप देखते हैं पुराने छाते हॉकी स्टिक की तरह होते हैं, टांगने के लिए नीचे हुक बना रहता है। तो उन पुरानों छातों की तरह तुम अगर खेल के दिखा सकते हो तो हॉकी की स्टिक को छोड़ो, इस छाते के साथ खेल कर दिखाओ। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, विदेशी भूमि के ऊपर मेजर ध्यानचंद ऐसे हॉकी के जादूगर थे जिन्होंने उस उल्टे छाते से खेल कर गोल करके दिखाई। जब वो गोल करते थे ना, ऑस्ट्रेलिया में एक मैच हुआ जिसमें ब्रैडमैन और मेजर ध्यानचंद दोनों एक साथ थे। ब्रैडमैन क्रिकेट के बहुत बड़े महानायक माने जाते हैं, सुपरस्टार माने जाते हैं कि वो रनों की बरसात करते थे। क्रिकेट मैंने नहीं देखा है, क्रिकेट को मैं नहीं जानता बहुत गंभीरता से, गहराई से, लेकिन ब्रैडमैन का नाम मैंने भी सुना है। इसका मतलब क्या है कि जिनको क्रिकेट से बिल्कुल रुचि नहीं, वो भी ब्रैडमैन के नाम को जानते हैं क्योंकि उनका नाम इतना बड़ा हो गया। ऐसे ही ध्यानचंद का नाम भी इतना बड़ा नाम है कि खेल की दुनिया का या खेल से प्रेम रखने वाला शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो मेजर ध्यानचंद के नाम को ना जानता हो। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के अंदर तो मेजर ध्यानचंद जैसे लोगों के नाम को दबाया गया, छुपाया गया, कभी भारत रत्न भी नहीं दिया गया। पुरस्कारों के नाम गांधी परिवार के नाम पर हैं। दिल्ली में हम जाते हैं तो स्टेडियम बना हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बहुत अच्छी बात, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। अवार्ड दिया जाता है, खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है तो राजीव गांधी जी के नाम पर अवार्ड दिया जाता है। राजीव गांधी जी के अंदर बहुत योग्यताएं हो सकती हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन राजीव गांधी जी मेरी तरह के इंसान रहे होंगे जो अपनी गली में कभी गिल्ली डंडे में भी नहीं जीते, जिन्होंने कभी कंचे भी नहीं खेले हों, जिन्होंने कभी कोई खेल में कभी किसी गली लेवल की, गांव लेवल की, कॉलोनी लेवल के टूर्नामेंट को भी कभी जीता हुआ नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्तियों के नाम पर यदि स्टेडियम के नाम रखे जाएंगे, पुरस्कारों के नाम रखे जाएंगे, प्रतियोगिताओं के नाम रखे जाएंगे,
ऐसे नामों के ऊपर यदि स्कॉलरशिप दी जाएगी तो भारत के अंदर कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेजर ध्यानचंद के नाम को हम ना जाने और हम ऐसे लोगों के नामों को जाने जिनका खेल के अंदर कोई योगदान नहीं है। लेकिन दुनिया की मैं बात करूं तो दुनिया में आज भी मेजर ध्यानचंद के नाम को पूजा जाता है। कैसे पूजा जाता है? मेजर ध्यानचंद ने 1948 में हॉकी खेलनी छोड़ दी। उन्होंने जब संन्यास ले लिया, हम उनके बीच की बातचीत भी करेंगे, लेकिन उनके नाम की महिमा कितनी है मैं ये एक प्रसंग आपके साथ साझा करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक राय, अशोक सिंह, मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक सिंह एक बार किसी दूसरे शहर में गए, जर्मनी के किसी शहर में गए, जहां पर 1936 में बर्लिन में मेजर ध्यानचंद ने अपनी स्टिक से जादूगरी दिखाई थी। तो वो कहते हैं कि जिस स्टेडियम के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा था वहां पर एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचर के ऊपर मिलने के लिए मुझसे एक जर्मन का व्यक्ति आया और उसने पूछा कि अशोक सिंह कौन है, मेजर ध्यानचंद के बेटे कौन है, मुझे उनसे मिलना। वो जब मिले तो स्ट्रेचर के ऊपर आए हुए व्यक्ति ने उनको वो कटिंग दिखाई 1936 की, 36 साल पहले की कटिंग दिखाई कि देखो तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, मेजर ध्यानचंद ऐसे खेलते थे, ऐसे गोल करते थे, ऐसे उस समय उनके बारे में अखबारों में छापा गया था कि जादू, जादू की छड़ी, जादूगर, और पूरा बर्लिन शहर उमड़ आया था। 40,000 लोग उस समय फाइनल में, जब जर्मनी और भारत का मैच था, बर्लिन का ओलंपिक था 1936 में, जब हिटलर देखने के लिए आया हुआ था तो 40,000 लोगों से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। तो उस समय की वो सारी बातें उनसे करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके पिताजी पूरी दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी रहे हैं। तो उनका बेटा कहता है कि जर्मनी में जिनका नाम इतना बड़ा है कि जिनके नाम को लेते हुए लोग स्ट्रेचर के ऊपर उनके बेटे से मिलने के लिए आ सकते हैं, उनके बेटों को, उनके परिवारों को, या इस देश में उन जैसे दूसरे खिलाड़ियों को जिन्होंने गरीबी में जन्म लिया है, उनको प्रोत्साहन देने का कोई काम नहीं किया जाता। तो इतना बड़ा मेजर ध्यानचंद जी का नाम रहा है। तो मेजर ध्यानचंद जी ऐसे बड़े महानायक थे, महाखिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म को आज खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये खेल दिवस के रूप में भी मनाने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं पड़ी है। यदि हम खेल दिवस के रूप में मनाने की परंपरा की बात करें तो ये परंपरा भी अभी शुरू की गई है, अभी ये परंपरा हुई है। उससे पहले कोई भी ये नहीं जानता था कि राष्ट्रीय खेल दिवस नाम की कोई चीज होनी चाहिए या किसी एक खिलाड़ी के जन्म दिवस के नाम पर रखी जानी चाहिए। बाद में मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण भी दिया गया, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था कि उनके लिए भारत रत्न का पुरस्कार भी, मुझे लगता है कि पुरस्कार खुद गौरवान्वित होता। अपने देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने खुद को ही साइन करके अपने हाथों से अपने आप को भारत रत्न दे दिया था। भारत रत्न यदि वो मेजर ध्यानचंद जैसे व्यक्तियों को देते तो पुरस्कार की गरिमा और ज्यादा बढ़ जाती और भारत के अंदर मेजर ध्यानचंद जैसे लोग और पैदा होते। मेजर ध्यानचंद की प्रतिभा ऐसी थी, इतनी प्रतिभा थी कि मेजर ध्यानचंद जब ग्राउंड के ऊपर खेलते थे तो ग्राउंड के किसी भी कोने में खड़े होकर वो गोल कर सकते थे। मेजर ध्यानचंद जब खेलते थे तो ग्राउंड पूरा एक एक इंच उनके मस्तिष्क के अंदर छपा रहता था। जैसे शतरंज खेलते हैं तो उस शतरंज की तरह छपा रहता था। वो जर्मनी में, बर्लिन में जब खेलने के लिए गए, कितनी स्किल थी उनकी। उन्होंने एक फ्रेंडली मैच जर्मनी की टीम के साथ खेला। जर्मनी के लोगों ने कहा कि ये हमारी बी टीम है, मतलब ये हमारी मेन टीम नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके साथ कर लीजिए। फ्रेंडली एक मैच खेला गया। उस मैच में जर्मनी की टीम ने मेजर ध्यानचंद की टीम को हरा दिया था। मेजर ध्यानचंद की टीम 1936 में जर्मनी से हारने के बाद मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि हम में से किसी भी खिलाड़ी ने खाना नहीं खाया, रात को हमें नींद नहीं आई कि जर्मनी की टीम हमें हरा कैसे सकती है। तो ऐसा मेजर ध्यानचंद की पकड़ थी। उसके बाद 1936 में जब बर्लिन में मेजर ध्यानचंद के साथ जर्मनी का जब फाइनल मैच हुआ, फाइनल जब मुकाबला हुआ, मेजर ध्यानचंद ने खेलना शुरू किया। खेलते खेलते शुरू के फर्स्ट हाफ में जर्मनी को 6 गोल से पीछे कर दिया। हिटलर उस समय देखने के लिए आया हुआ, 40,000 और दर्शक वहां पर आए हुए थे। सबके बीच में भारत की टीम जर्मनी की पिटाई कर रही थी। उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले जब जर्मनी के इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड के ऊपर जब मेजर ध्यानचंद ने देखा कि जूतों के ऊपर पूरी ग्रिप नहीं बन पा रही है तो उन्होंने अपने जूते निकाल दिए थे और नंगे पैर खेलते थे। दूसरी टीम जहां महंगे जूते पहनकर खेलती थी, ध्यानचंद की टीम नंगे पैर खेलती थी। नंगे पैर खेलकर उन्होंने ये गोल किए थे। और गोल करने के बाद जब मिड हाफ में
हिटलर ने देखा कि जर्मनी की टीम की पिटाई हो रही है तो हिटलर उठकर चला गया। हिटलर के जाने के बाद वहां की, अब देखिए हिटलर का 1936 का समय क्या है, उग्र राष्ट्रवाद का समय है। हिटलर ने जो ओलंपिक गेम प्रायोजित करवाए थे वो केवल दिखाने के लिए करवाए गए थे कि जर्मनी अब वर्ल्ड पावर बन रही है। खूब पानी की तरह पैसा खर्च किया गया था और हिटलर को यह लगता था कि ओलंपिक खेलों में भी जर्मनी की जीत होनी चाहिए। और जर्मनी के अंदर खिलाड़ियों के ऊपर भी बहुत दबाव होता था और जर्मनी के अंदर ऐसा था कि यदि हिटलर के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया, हिटलर यदि नाराज हो गया तो गोली भी मरवा सकता है, क्योंकि हिटलर को तानाशाह कहा जाता था। आज की दृष्टि से देखें तो जैसे किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, वैसे ही। तो जब जर्मनी की टीम हारने लगी तो जर्मनी की टीम के एक खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद के मुंह के ऊपर हॉकी स्टिक को मारा, उनका एक दांत टूट गया। वो मैदान से बाहर गए, अपनी ड्रेसिंग करवाई, ड्रेसिंग करवाने के बाद फिर वापस आए तो उनकी टीम के लोगों ने कहा कि हम भी बदला लेंगे, हम भी एक दो खिलाड़ी की टांग या दांत तोड़ेंगे। अब मेजर ध्यानचंद ने कहा कि नहीं ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना। मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि हम खेलेंगे और हम इनको दिखाएंगे कि बॉल को कंट्रोल कैसे किया जाता है, बॉल को कैसे अपने इशारों के ऊपर नचाया जाता है। अब मेजर ध्यानचंद और उनकी टीम ने खेलना शुरू किया। अब खेलते खेलते 10-12 बार ऐसा हुआ कि मेजर ध्यानचंद की टीम बॉल को गोल पोस्ट के पास लेकर जाती और गोल पोस्ट के बिल्कुल सामने लाकर गोल पोस्ट के ऊपर बॉल को ऐसे शो करती कि वो गोल पोस्ट के ऊपर मारने वाले हैं और उसको वापस ले आती। पूरे मैदान में भारतीय टीम के लिए तालियां बज रही थी, लेकिन हमारी भारतीय टीम ने, मेजर ध्यानचंद ने गांधीगिरी दिखाते हुए, एक तरीके से सत्याग्रह करते हुए कि तुम्हारे मैदान के ऊपर है और तुमने ये गलत किया है, दांत तोड़कर हॉकी की स्टिक को एक हथियार के रूप में उठाते हुए चोट मारकर ये गलत किया है। तो अपने उस सत्याग्रह से, अपने अहिंसा के संदेश से उन्होंने 10-12 बार ऐसे दिखाया कि बॉल को वो गेंद को गोलकीपर तक लेकर जाते और वहां से वापस ले आते, गोल नहीं करते। तो वो गोल करने से भी ज्यादा बड़ी बेइज्जती करने का काम जर्मनी टीम का हो गया था। उसके बाद जब वो जर्मनी की टीम के बाद जब वो जीते और जीतने के बाद जब हिटलर उनको प्राइज देने का काम कर रहा था तो हिटलर ने उस समय उनको कहा, उनसे पूछा कि तुम क्या हो भारतीय सेना में। तो मेजर ध्यानचंद ने कहा, मेजर बाद में बनाए गए थे, बहुत बाद में 1945-46 के बाद, उससे पहले वो सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, फिर नायक बन गए थे। तो 1936 के ओलंपिक के समय मेजर ध्यानचंद लांस नायक के पद पर थे। जब उन्होंने बताया कि मैं भारतीय सेना में लांस नायक हूं तो उस समय हिटलर ने कहा कि तुम जर्मनी की ओर से खेलो, जर्मनी की टीम में शामिल हो जाओ, सेना के अंदर मैं तुम्हें मार्शल बना दूंगा, मतलब मेजर से भी बड़ा पद मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारे लिए रुपए पैसे से लेकर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मेजर ध्यानचंद का स्वाभिमान देखिए, उनका सम्मान देखिए, उनकी राष्ट्रनिष्ठा देखिए कि उन्होंने हिटलर के उस ऑफर को ठुकरा दिया। उस समय यह माना जाता था कि हिटलर के ऑफर में पैसा बहुत है, मान सम्मान बहुत है और इसके साथ साथ भय भी है कि हिटलर को कोई उत्तर नहीं दे सकता। तो हिटलर की आंखों में आंख डालकर भी अपने स्वदेश प्रेम के लिए, अपने स्वाभिमान का परिचय देने का काम मेजर ध्यानचंद ने किया था। आजकल के लोग तो गेम किस लिए खेलते हैं, वो कहते हैं जी एक बार नेशनल खेल लिए सिफारिश से, हमें नेशनल पार्टिसिपेशन का यदि सर्टिफिकेट मिल गया तो हमें नौकरी लेने में आसानी होगी, वो नौकरी के लिए खेलते हैं। मेजर ध्यानचंद धन संपत्ति के लिए नहीं खेलते थे। मेजर ध्यानचंद की स्थिति क्या थी आप अंदाजा लगाइए। मेजर ध्यानचंद ऐसे थे कि जब वो पहली बार ओलंपिक में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो हॉकी फेडरेशन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेजर ध्यानचंद और उनकी टीम को भेज सके, तो पीएनबी से लोन लेकर जाने का काम किया। ओलंपिक में खेलने के लिए जाना है तो ओलंपिक में खेलने के लिए जाना है तो पैसे नहीं है, तो पैसे कलेक्ट करने के लिए एंट्री फीस लगाकर लोगों से डोनेशन मांगते हैं और मैच खेलते हैं देश में अलग अलग हिस्सों में। जब विदेश में गए, जब जर्मनी में वियना में, जब जर्मनी में पहुंच रहे थे बर्लिन के ओलंपिक में, तो वो जब गए तो जब उनको एक जगह ट्रेन से जाना था यूरोप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ट्रेन में पेंट्री कार थी, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। इतनी दुर्दशा के अंदर वो रहे, इतने कम संसाधनों के अंदर वो रहे। मेजर ध्यानचंद को पेले और ब्रैडमैन के बराबर माना जाता है। हिटलर के इस ऑफर को ठुकराने के बाद स्वाभिमान के साथ वापस आए
और आप विडंबना देखिए कि जब 1936 में हमारी टीम तीसरी बार ओलंपिक जीतकर वापस आई थी तो मुंबई के पोर्ट के ऊपर केवल 2 व्यक्ति उनका स्वागत करने वाले थे। उससे पहले मेजर ध्यानचंद को खूब सम्मान मिला है, लेकिन भारत के अंदर भी ऐसी स्थिति नहीं रही कि हमने अपने महापुरुषों का, अपने लोगों का सम्मान किया हो। यदि वही मेजर ध्यानचंद जर्मनी की ओर से खेलता तो शायद जर्मनी की सारी खेल की एकेडमियों के नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होते, बहुत से स्टेडियम के नाम होते, उनके नाम से प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती, उनके नाम से अवार्ड दिए जाते। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं होता, भारत के अंदर ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक में गए, वहां पर भी वो जीते। अब उन्होंने 21 मैच खेले थे, 21 मैच में से 18 मैच जीते। जब वो खेलकर वापस आए तो उनको लांस नायक बना दिया जाता है। जब वो वापस आए तो उनके कर्नल जॉर्ज ध्यानचंद से पूछते हैं कि तुम्हारी टीम एक मैच क्यों हार गई। एक मैच हारी थी, 2 बराबरी के ऊपर छूटे थे, 21 में से 18 मैच वो जीत चुके थे। तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि मुझे लगा कि मैं तो खेल ही रहा हूं, 10 खिलाड़ी और है, एक मैच तो वो दिलवा देंगे। अब उनके कर्नल ने कहा कि आगे क्या होगा, तो मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि आगे से हम किसी से नहीं हारेंगे और मैं खुद अपने दम पर पूरी टीम को साथ लेकर और मेहनत के साथ हम विजयी बनेंगे। जब उनको पहली बार भी ओलंपिक में जाना था तो ओलंपिक में जाने के लिए 13 खिलाड़ी जा सकते थे, 11 खिलाड़ियों को ही भेजा गया ताकि खर्चा कम मिले। और जब खर्चा करने के लिए नहीं था तो पीएनबी से लोन लिया, लोगों से चंदा मांगा, और चंदा मांगने के साथ साथ बंगाल का जो हॉकी संघ है, हॉकी फेडरेशन है, उसके पास कुछ फंड का अरेंजमेंट था, तो उन्होंने फंडिंग की तो जाकर वो पहुंच पाए। तीसरी बार जब उनको ओलंपिक में जाना था तो उस समय की अंग्रेजों की सेना ने उनको 15 दिन पहले छुट्टी नहीं दी। 15 दिन बाद वो किसी तरह छुट्टी लेकर पहुंचे। एक बार उनको जब जाना था तो उनका नाम चयन की लिस्ट से काट दिया गया और किसी और का नाम उसके अंदर लिख दिया गया। मेजर ध्यानचंद ने केवल इतनी तकलीफें नहीं सही, स्वदेश और स्वाभिमान के गौरव को आगे रखते हुए उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत मान सम्मान को प्रश्रय नहीं दिया। कितना चरित्र कितना बड़ा था। आप देखिए, जब वो जर्मनी में खेल रहे हैं उस समय पूरे यूरोप के अखबार रंगे रहते थे। बर्लिन की स्थिति यह थी कि बर्लिन की सड़कों के ऊपर यह लिखा रहता था, नारे लिखे रहते थे कि यदि खेल में हॉकी के जादू को देखना है तो स्टेडियम के अंदर पहुंचे। अखबार रंगे रहते थे, अखबार मेजर ध्यानचंद की प्रशंसा करते थे। तो ऐसी स्थिति में एक चेकोस्लोवाकिया की महिला उनकी बहुत बड़ी फैन हो गई, और एक बार जब वो मिली तो उसने कहा कि मुझे आप एंजल की तरह दिखाई देते हो, मैं आपको किस करना चाहती हूं। तो मेजर ध्यानचंद का चरित्र इतना बड़ा था कि उन्होंने शर्माते हुए कहा कि मैं आपसे माफी चाहता हूं, आप खेल से प्यार करती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं शादीशुदा हूं। इतना बड़ा उन्नत चरित्र उनका रहा है। छतरी से खेले। उसके बाद 1928 के बाद 1932 में लॉस एंजल्स में वो ओलंपिक हुए, उस ओलंपिक में वो गए। उस ओलंपिक में जाने के बाद फिर वो खेले, और वो जितना खेले उसमें देखिए, जब वो ओलंपिक में खेलते थे तो कैसे हराते थे। हॉकी के जो सूरमा हॉलैंड है उसको 3-0 से हराया। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के साथ 11 मैच खेले, 11 के 11 हराए। ऑस्ट्रेलिया को 6-0 से हराया, बेल्जियम को 9-0 से हराया, डेनमार्क को 5-0 से हराया, स्विट्जरलैंड को 6-0 से हटाया। ऐसे ऐसे वो हराते थे। मतलब सामने वाली टीम को बहुत बार ऐसा होता था कि एक भी गोल करने का मौका नहीं मिलता था। सारे समाचार पत्र, जैसे लॉस एंजल्स में जब उन्होंने अमेरिका को 24-1 से हराया, लॉस एंजल्स में उस समय 262 गोल हुए थे, 262 में से 101 गोल केवल मेजर ध्यानचंद ने किए। खुद भी गोल करते थे, लेकिन खुद के साथ साथ टीम के मेंबर्स का बहुत ध्यान रखते थे। पास करके गोल बनाकर दे देते थे कि चलो तुम गोल करो। एक बार क्या हुआ कि एक बार पूर्वी अफ्रीका में मोम्बासा में एक मैच चल रहा था, उनके ही साथी एक खिलाड़ी थे केडी बाबू। उन केडी बाबू को मेजर ध्यानचंद ने, गोल मेजर ध्यानचंद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बॉल को पास करके केडी बाबू को दे दिया। और केडी बाबू को बॉल पास करने के लिए मेजर ध्यानचंद अपने मुड़कर खड़े हो गए। केडी बाबू की ओर नहीं देखा, गोल पोस्ट की ओर नहीं देखा, और केडी बाबू ने उस गेंद से गोल कर दिया। उसके बाद लोगों ने मेजर ध्यानचंद से पूछा कि आपने केडी बाबू को पास दे दिया, और पास देने के बाद आप मुड़कर क्यों खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए खड़ा हो गया कि मैंने केडी बाबू को ये गेंद दे दी, और गेंद देने के बाद इसके ऊपर गोल होना ही चाहिए। लोगों ने कहा कि यदि इसके ऊपर गोल नहीं होता तो
तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि यदि इसके ऊपर गोल नहीं होता तो इसका मतलब केडी बाबू हॉकी की टीम में रहने के लायक नहीं है। ऐसी हॉकी मेजर ध्यानचंद खेलते थे। तो 101 गोल खुद किए, अमेरिका को 24-1 से हराया, और अमेरिका के समाचार पत्रों में उस समय छापा मेजर ध्यानचंद के बारे में कि इंडियन हॉकी टीम एक पूर्व से आया हुआ तूफान थी। उसने अपने पूरे वेग से अमेरिकी टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचल दिया, अमेरिका की हॉकी टीम को ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ा दिया। ऐसा मेजर ध्यानचंद के बारे में अमेरिका के समाचार पत्र 1932 के ओलंपिक में लिखते हैं। आज हम ओलंपिक के एक पदक को तरस जाते हैं। जब बर्लिन के ओलंपिक में जाने वाले थे तो 3rd क्लास के डिब्बे में सफर करते हैं। एक बार हॉकी खेलते खेलते उनकी तबीयत बहुत खराब थी, मैच होने वाला था, पेचिस हो रखी थी, उठने की हिम्मत नहीं थी। जब उनके कोच ने, उनके मैनेजर ने कहा कि ध्यानचंद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट कर लीजिए, तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि यदि देश के सम्मान की बात है, देश के स्वाभिमान की बात है, तो मैं एक सिपाही हूं और मैं जब तक मेरा अंतिम दम है तब तक मैं रुक नहीं सकता। मेरे शरीर के अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं अपने खिलाड़ी की यूनिफॉर्म को पहनूंगा और हॉकी की स्टिक उठाऊंगा और मैं खेलूंगा। इतना खेल के प्रति उनका डेडिकेशन था। बर्लिन के ही ओलंपिक में उन्होंने कैसे हराया आप देखिए। फ्रांस को 10 गोलों से हराया, जापान को 9-0 से हराया, जर्मनी को बहुत बुरे तरीके से हराया। 15 अगस्त का दिन था, जर्मनी के साथ जब फाइनल मैच एक होने वाला था, सेमीफाइनल का जो मैच था, फाइनल से जो पहले मैच था, उस एक मैच में 15 अगस्त को यह मैच हो रहा था। 15 अगस्त के समय कुछ ऐसा हुआ कि फर्स्ट हाफ तक अपनी इंडियन टीम कुछ खास कर नहीं पाई। जर्मनी की टीम ने बढ़त बनाई हुई थी क्योंकि उनका खुद का ग्राउंड था और बहुत एग्रेसिव होकर आक्रामक मोड में वो खेल रही थी। तो मेजर ध्यानचंद ने जब ब्रेक हुआ तो उस ब्रेक में, हाफ में, अपनी टीम को इकट्ठा किया। और उस समय देखिए 1936 में भारत का अपना कोई नेशनल फ्लैग नहीं था, राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। उस समय उन्होंने वो चरखे वाला तिरंगा निकाला और वो तिरंगा निकालकर, जो मैडम बीकाजी गामा ने बनाया था, जो क्रांतिकारियों ने बनाया था, वो तिरंगा निकालकर मेज पर रखा कि हम जो अब खेल खेलेंगे वो अपनी मातृभूमि के लिए खेलेंगे, अपने इस भारत के लिए खेलेंगे, अपने भारत के लिए हमें खेल खेलना है। और उसका संकल्प लेकर, उसकी शपथ लेकर, और ये एक संयोग है कि 11 साल बाद भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त को ही जर्मनी के साथ मैच था और 15 अगस्त को ही उन्होंने शपथ ली और 15 अगस्त 1947 को ही, ठीक 11 साल बाद भारत आजाद हुआ था। तो ड्रेसिंग रूम में उन्होंने अपने तिरंगे को, उस समय यूनियन जैक के अंडर में भारत था, ब्रिटेन के अंडर में भारत था, तो भी उनके मन में आज़ादी के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति कितना सम्मान था। वो खेले और 8-1 से जर्मनी की टीम को हराने का काम किया। एक जर्मन अखबार ने उस समय लिखा, वो कहते हैं कि ओलंपिक परिसर, मतलब जो खेल गांव है, वो एक जादू के शो की तरह है, जो जादू के शो की तरह भी होता है। ये इंडियन हॉकी टीम को देखकर लगता है। पूरे बर्लिन की सड़कों पर पोस्टर लगे हुए थे जिसमें बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा हुआ था कि हॉकी स्टेडियम में जाएं और भारतीय जादूगर के करतब देखें। ये ध्यानचंद के बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसे मेजर ध्यानचंद थे। मेजर ध्यानचंद के उस समय के जो हॉकी के मैदान में वो हुनर दिखाते थे, उस समय जो जर्मनी के साथ मैच हुआ था, उस मैच में ये जब वो दिखाते थे तो उसके बारे में जो हॉकी के एक्सपर्ट हैं वो ये कहते थे कि ये हॉकी के जादूगर हैं, इनकी कलाइयों में, और ये ड्रिबलिंग के चैंपियन हैं। लेकिन जो उनको जानने वाले हैं वो ये बताते थे कि मेजर ध्यानचंद केवल ड्रिबलिंग नहीं करते थे, केवल स्टिक या कलाई के दम पर या अपने पैरों की ताकत के बल पर नहीं खेलते थे। वो पूरे मैदान में अपनी पोजीशन क्या है, दूसरी टीम के खिलाड़ियों की पोजीशन क्या है, और दिमाग से बहुत ज्यादा खेलते थे। उनकी तुलना करते हुए वो कहते हैं कि कभी कभी वो ऐसा शॉट लगाते थे कि जैसे 1986 के वर्ल्ड कप में माराडोना ने जो शॉट लगाया था, 30 गज लंबा जो पास दिया था, वैसा ही ब्लाइंड एंगल से शॉट लगाने के मेजर ध्यानचंद मास्टर थे, ये कहा जाता है। जर्मनी के अखबार और कैसे लिखते थे? जर्मनी के अखबार मेजर ध्यानचंद के बारे में ये लिखते थे। जर्मनी का एक अखबार है मॉर्निंग पोस्ट, वो लिखता है कि बर्लिन लंबे समय तक भारतीय टीम को याद रखेगा। भारतीय टीम ने इस तरह से हॉकी खेली है मानो वो स्केटिंग रिंग पर दौड़ रहे हो, और उनके स्टिक वर्क ने जर्मनी की पूरी टीम को और पूरे जर्मन को अभिभूत कर दिया है। ये उनके बारे में लिखते हैं। म्यूनिक में
फिर उनके बेटे के साथ स्ट्रेचर के ऊपर व्यक्ति मिलने के लिए आता है और मेजर ध्यानचंद की उनके 36 साल बाद 1972 में तारीफ करता है। इसके बारे में हमने बता दिया आपसे, हमने बातचीत की है। ब्रैडमैन के साथ वो केवल एक बार मिले ऑस्ट्रेलिया में। जब वो ब्रैडमैन से मिले तो ब्रैडमैन से मिलने के बाद जब ब्रैडमैन ने उनका मैच देखा तो मैच देखने के बाद वो कहा कि वो मेजर ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाया जाता है। देखिए, क्रिकेट में रन बनाना बड़ा आसान है। कैसे आसान है कि क्रिकेट में गेंद आएगी, हिट करना है, दौड़ना है तो केवल 20-30 गज तक दौड़ना है, चौका भी लगाया जा सकता है, छक्का भी लगाया जा सकता है। प्लेयर के हाथ में बैट केवल एक प्लेयर के हाथ में होता है और हॉकी के अंदर 22 प्लेयर हैं तो 22 के 22 प्लेयर गेंद लेने की कोशिश करते हैं और ग्राउंड बहुत बड़ा है तो हर खिलाड़ी के गोल करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जॉन ब्रैडमैन जब ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में 1935 में मेजर ध्यानचंद को खेलते हुए देखता है तो जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उसकी टिप्पणी है कि मेजर ध्यानचंद गोल ऐसे करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाया जाते हैं। और मेजर ब्रैडमैन आगे कहते हैं कि ध्यानचंद ने इस दौरे में 48 मैचों में 201 गोल दागे हैं। तो ब्रैडमैन कहता है कि मैं ये सोचता हूं कि ये किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाए हैं गोल या किसी बल्लेबाज ने रन बनाए हैं। रन बनाना आसान है, गोल करना आसान नहीं है। तो ऐसे गोल करने का काम मेजर ध्यानचंद करते थे। मेजर ध्यानचंद के बारे में एक और किस्सा बहुत कहा जाता है, बड़ी उसकी चर्चा आती है मेजर ध्यानचंद के बारे में। उनकी देखिए, किसी भी खिलाड़ी, कोई नायक, कोई महानायक कितना बड़ा है उसके बारे में तब पता लगता है कि उसके बारे में स्टोरीज कितनी है, किंवदंतियां कितनी जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में कितनी कहानियां फैली हुई हैं। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में किंवदंतियां बहुत फैली हुई है, कहानियां बहुत फैली हुई हैं और सारी कहानियां सच हैं। वियना की मूर्ति की कहानी हो, उनका खेलने की कहानी हो, उनके जूते उतारने की कहानी हो, स्टिक के साथ उनकी गेंद को चिपकने की कहानी हो। अभी भी आप जब झांसी जाते हैं, मूल रूप से वो झांसी के रहने वाले थे, तो झांसी जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि झांसी के अंदर एक पहाड़ है, बाहर एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर एक बड़ी सी मूर्ति मेजर ध्यानचंद की लगी हुई है। मेजर ध्यानचंद को देश के लोगों ने खूब सम्मान दिया। देश के लोगों में देश में जो खेल से प्यार करने वाले लोग हैं वो आज भी मेजर ध्यानचंद, देखिए मेजर ध्यानचंद की कोई पॉलिटिकल विरासत नहीं है। मेजर ध्यानचंद ने कोई जाति की राजनीति नहीं की। मेजर ध्यानचंद ने कोई भी अपनी जाति के नाम पर, दलित के नाम पर, स्वर्ण के नाम पर कोई वोट बैंक बनाने का काम नहीं किया। लेकिन आज भी सरकारों के सामने देश के जागरूक खेल प्रेमी आज भी आवाज उठाते हैं कि यदि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिया गया तो भारत रत्न की गरिमा इससे कम होती है। भारत रत्न की गरिमा तभी बढ़ेगी जब मेजर ध्यानचंद जैसे लोगों को, ऐसे महानायकों को जब यह पुरस्कार दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद ऐसे व्यक्ति थे जो आंख के ऊपर यदि पट्टी भी बांध दी जाए तो आंख के ऊपर पट्टी बांध कर भी ग्राउंड के ऊपर खेल सकते थे और ग्राउंड पर खेलते खेलते वो गोल कर सकते थे। ऐसे मेजर ध्यानचंद थे। जॉन ब्रैडमैन के बारे में हमने बातचीत की। मेजर ध्यानचंद ने फिर 1948 में संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के खिलाड़ियों की टीम को तैयार किया। हॉकी के खिलाड़ियों की टीम को तैयार करते हुए उन्होंने और दूसरे खिलाड़ियों को तैयार किया। और मेजर ध्यानचंद के जो भाई थे रूप सिंह, वो भी बहुत अच्छे हॉकी के प्लेयर थे। मेजर ध्यानचंद के बेटे वो भी हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे। बाद में मेजर ध्यानचंद की तबीयत खराब हो गई। बीच में एक बार गुरदेव सिंह नाम के कमेंटेटर होते हैं, हॉकी से प्रेम करने वाले, हॉकी के ऊपर लिखने वाले रिपोर्टर, एक बार उनसे मिलने के लिए झांसी गए। झांसी में जाकर उन्होंने उनके घर पर पहुंचे, घर पर उनसे इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छे से मिले और इंटरव्यू लिया। 1 घंटे का इंटरव्यू दिया उन्होंने, खूब मन से इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद गुरदेव सिंह कहते हैं कि मेरे पास कैमरा है, मैं दद्दा आपके साथ एक फोटो लेना चाहता हूं। मेजर ध्यानचंद को सब लोग हॉकी से जो प्रेम करते हैं वो सब दद्दा कहते थे कि दद्दा मैं आपका एक फोटो लेना चाहता हूं, आपके साथ मैं अपना फोटो लूं या केवल आपका फोटो लूं। तो मेजर ध्यानचंद ने गुरदेव सिंह को फोटो लेने से मना कर दिया। अब गुरदेव सिंह बाद में, मेजर ध्यानचंद के जाने के बाद, जब 1979 में 3 दिसंबर को मेजर ध्यानचंद जी ने अपने अंतिम सांस ली, स्वर्गवासी हो गए, तो उस समय उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने उस समय फोटो लेने के लिए इसलिए मना किया था कि मेजर ध्यानचंद से जब मैंने पूछा कि दादा आप फोटो के लिए क्यों मना करते हो, तो उन्होंने देखा कि मेजर ध्यानचंद एक फटी सी पैंट पहने हुए हैं, फटी सी कमीज पहने हुए हैं। तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि यदि मेरी ऐसी फोटो अखबार में छपेगी
तो इस फोटो को देखकर लोग क्रिकेट की तरफ तो जाएंगे लेकिन हॉकी की तरफ नहीं आएंगे कि हॉकी के अंदर तो ऐसा ही मान सम्मान मिलता है, जो 3-3 बार ओलंपिक को जीत चुका है वो यदि फटी हुई कमीज और फटी हुई जींस पहनता है तो इसका मतलब हमें हॉकी नहीं खेलनी चाहिए, हमें तो क्रिकेट जैसा खेल खेलना चाहिए। तो ऐसी विडंबना मेजर ध्यानचंद के पास रही उस समय, क्योंकि वो एक सैनिक थे। तो जो अंतिम समय में उनके बेटे बताते हैं, वो कहते हैं कि अंतिम समय में 2-4-5 हजार रुपए उनको मिले, वो 2 बेटों की शादी करते करते खर्च हो गए। फिर उनकी जो परिवार में बहनें और बेटियां थी उनकी शादियां नहीं कर पाए, उसमें दिक्कत आई। और उसके बाद अंतिम समय में उनको ऐसा लगने लगा कि जब एक डॉक्टर के पास वो आए और डॉक्टर ने उनसे पूछा कि भारत में हॉकी को आप कैसे देखते हो, हॉकी का भविष्य क्या है, तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि भारत से हॉकी खत्म हो चुकी है। जब डॉक्टर ने कहा कि ऐसा क्यों, तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि हमारे लड़के या जो हॉकी के नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो केवल खाना चाहते हैं, केवल नौकरी चाहते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते। तो मेजर ध्यानचंद को यह दुख था। यदि मेजर ध्यानचंद की हॉकी की 3 गोल्ड मेडल से प्रेरणा लेते हुए यदि कोई ऐसी योजना 1947 में ही बना ली जाती तो आज भारत एक गोल्ड मेडल के लिए तरसने का काम नहीं करता। मेजर ध्यानचंद को लास्ट में फिर कैंसर की बीमारी हो गई। कैंसर की बीमारी हो गई तो क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है तो ट्रेन से दिल्ली आए। जब झांसी में इलाज नहीं हो पाया तो ट्रेन से जब दिल्ली एम्स में आए तो उनको जनरल वार्ड में डाल दिया गया। कुछ खेल प्रेमी वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि हॉकी के ऐसे महानायक की ऐसी दुर्गति है तो उन्होंने आवाज उठाई, समाचार पत्रों में लेख लिखे, तो फिर उनको शिफ्ट करके थोड़े से अच्छे कमरे में शिफ्ट किया गया। लेकिन तब तक कैंसर ज्यादा फैल चुका था। पूरे देश व दुनिया के लोग उस समय तक मेजर ध्यानचंद को कहते थे कि आप कोई प्रोग्राम बनाइए वर्ल्ड टूर का, आप हमारे देश में आइए, आप हमारे यहां कोचिंग देकर हमारी नई पीढ़ी को, हमारे खिलाड़ियों को तैयार करने का काम करें। यह पूरी दुनिया से मेजर ध्यानचंद के बारे में कहा जाता था। लेकिन मेजर ध्यानचंद अंतिम समय में बीमारी से इतने उलझ चुके थे, इतने टूट चुके थे कि उन्होंने उन सबको मना कर दिया। और 3 दिसंबर 1979 में 1979 में मेजर ध्यानचंद ने अंतिम सांस ली। और अंतिम सांस लेने के बाद मेजर ध्यानचंद के साथ ही भारतीय क्रिकेट का यह जादूगर इस देश को छोड़कर चला गया। आज हम एक मेडल के लिए तरसते हैं। मेजर ध्यानचंद के बेटे थे अशोक सिंह। अशोक सिंह मेजर ध्यानचंद की तैयारियों में लगे हुए थे। मेजर ध्यानचंद के अंतिम समय में कैंसर के ट्रीटमेंट में लगे हुए थे। 1980 में मास्को में ओलंपिक होने वाला था। उस मास्को के ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक राय का नाम काट दिया गया। और भारत के अंदर आप देखेंगे तो राजनीति बहुत चलती है। ओलंपिक के लिए, खेलों के लिए जाते हैं तो जाने में चैन उसी का होता है जो किसी नेता का रिश्तेदार हो। 90% की बात करता हूं, 10%, 5% तो अच्छे लोगों का भी चयन गलती से हो जाता है, या उनका पुरुषार्थ इतना बड़ा होता है कि उनको लिस्ट से काटना संभव नहीं हो पाता, तो वो हो पाता है। तो पिताजी की मौत के बाद उनका नाम भी काट दिया गया। राजनेताओं ने अशोक को, उनके बेटे को मास्को जाने के लिए रोक लिया। उसके बाद बहुत बातचीत हुई, जब खेल के प्रेमी लोगों ने कहा तो उसके बारे में दोबारा से विचार किया गया। उसके बाद उनके बेटे अशोक कुमार ने भी खेलों से संन्यास ले लिया। और हम यूँ कहें तो भारत में जो 3 ओलंपिक जीतने वाला खेल था, उस खेल को दम तोड़ते हुए हमारे खेल प्रेमियों ने देखा होगा कि आज भारतीय हॉकी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहा जा सकता। यदि हम पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया के लोग, दुनिया के खेलों के इतिहास में जब हॉकी की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद का नाम जरूर लिखा जाता है। कोई स्पोर्ट्स की मैगजीन आती है, कोई स्पोर्ट्स के कुछ ऐसे जादूगरों की बात आती है कि जिन्होंने विशेष कीर्तिमान बनाए हों, तो मेजर ध्यानचंद का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता है। लेकिन अपने भारत के अंदर बच्चे मेजर ध्यानचंद की कहानी कम जानते हैं, बच्चों को मेजर ध्यानचंद के बारे में कम पता है। तो आइए हम अपने बच्चों को मेजर ध्यानचंद के बारे में बताएं। मेजर ध्यानचंद को हम बताएंगे तो हमारा देश दोबारा से गोल्ड मेडल लाना शुरू करेगा। मेजर ध्यानचंद की कहानी ये प्रेरणा देती है कि गांव में जन्म लिया, यदि खेलने के लिए हॉकी की स्टिक नहीं है तो भी हम लकड़ी से खेलकर भी हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। हमारे अंदर यदि 18 घंटे पुरुषार्थ करने की हिम्मत है, चांद की चांदनी रात में हम अपनी नींद को खोकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, तो हम भी मेजर ध्यानचंद बन सकते हैं। ये मेजर ध्यानचंद कहता है। अपने भारत के अंदर देखिए, भारत तो वो देश रहा है जहां पर धनुर्विद्या भारत में थी, घुड़दौड़ भारत में थी, रथ दौड़ भारत में थी, तलवारबाजी भारत से निकली है, घुड़सवारी भारत से निकली है, मल्ल युद्ध भारत से निकला है, कुश्ती भारत से निकली है,
तैराकी भारत में खूब होती थी, भाला फेंकला जो जेवलिंग थ्रो वो भारत में थी, आखेट ये भारत में होता था, शतरंज भारत को हमने दिया है। पहले हमारे भारत के अंदर चतुरंग इसका नाम होता था, फिर चतुरांग हुआ, उसके बाद अरबी भाषा में इसको शतरंज कहा गया और उसके बाद ये शतरंज यूरोप में जाकर इसको चेस का नाम दे दिया गया। सांप सीढ़ी हमारे भारत में होती थी। इसके साथ साथ कबड्डी हमारे भारत का खेल है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ कबड्डी खेलते थे, इसके ताम्रपत्रों के रूप में अभी भी रिकॉर्ड है। खो खो भारत में खेला जाता था। खो खो क्यों खेला जाता था कि भारत में युद्ध करना पड़ता था, तो एक तो है कि युद्ध में सीधा युद्ध करें, अगर फुर्ती सीखनी है तो फुर्ती के लिए, चुस्ती के लिए, चपलता के लिए, क्विक डिसीजन के लिए खो खो से अच्छा और कोई खेल नहीं है, तो खो खो भारत का दिया हुआ खेल है। पोलो, सगोल कंगजेट इसको मणिपुर में कहा जाता है, वो पोलो घोड़ों के ऊपर खेलने वाला भारत का खेल है। फुटबॉल भारत में दिया है। मैंने इस आज के लाइव के शुरू में बातचीत की थी कि भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे बॉल से फुटबॉल खेल रहे थे तो कालिया का मर्दन किया था। तीरंदाजी भारत का सबसे पुराना खेल है। अर्जुन जैसे तीरंदाज रहे हैं, एकलव्य जैसे तीरंदाज रहे हैं जिन्होंने कुत्ते के मुंह को भोंकने के कारण बंद कर दिया था तीर से। कुत्ता मरा भी नहीं लेकिन उसका मुख बंद हो गया था। कुश्ती भारत का खेल रहा है। अखाड़ों की परंपरा भारत की रही है। निर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा। हॉकी भारत का खेल रहा है। हॉकी कहां से निकला? 2000 साल पहले ईरान जो पहले पारस देश कहा जाता था, पारस से कहा जाता था, जो हमारे अखंड आर्यावर्त का हिस्सा था, जिसको प्राचीन समय में महाभारत काल में कंबोज कहा जाता था, वहां से हॉकी निकला। तो आज चीन हमारा मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि 135 करोड़ के भारत में 2 ओलंपिक आए और भारत के लोग इसके ऊपर चर्चा भी नहीं करते, इसको शर्म की बात भी नहीं मानते, इसके बारे में ये भी नहीं सोचते कि इसको हम कैसे सुधार करेंगे। चाइना का चाइना पोस्ट, ग्लोबल टाइम्स, वो कहता है कि भारत के लोगों को यदि मेडल कैसे चाहिए तो हमसे ट्रेनिंग ले ले, हमसे सीख ले। तो चीन को यह कहने की हिम्मत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने ध्यानचंद को भुला दिया। तो आज हमें ध्यानचंद को याद करना है और ध्यानचंद को याद करते हुए यदि हमने केवल एक संकल्प ले लिया कि किसी भी खेल की फेडरेशन के ऊपर, किसी खेल की एसोसिएशन में किसी भी राजनेता के घुसने के ऊपर पाबंदी होगी और खेल की एसोसिएशन और फेडरेशन के ऊपर केवल खिलाड़ियों को, केवल चैंपियंस को, केवल जिन्होंने अपना जीवन में खेल को जिया है उनको ही कोच बनाया जाएगा, उनको ही प्रधान बनाया जाएगा, उनको ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनको ही चेयरमैन बनाया जाएगा। और अपने भारत में कलमाड़ी जैसे किसी व्यक्ति को, किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को किसी ओलंपिक एसोसिएशन का, किसी स्टेट की फेडरेशन का हेड नहीं बनाया जाएगा, चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। उसी दिन से अपने भारत के अंदर खेलों के अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, ब्रिटेन के अंदर 1980 से पहले कोई बहुत ज्यादा पदक नहीं आते थे, तो ब्रिटेन में पदक लाने के लिए पूरी पॉलिसी बनाई, पॉलिटिक्स से खेलों को अलग किया। और पॉलिटिक्स से अलग करने के साथ साथ उन्होंने उनके यहाँ जो लॉटरी खेली जाती है, उस लॉटरी से जो टैक्स आता था, उस टैक्स को केवल खिलाड़ियों के डेवलपमेंट में, खेल के ऊपर खर्च कर दिया। आज नतीजा आप देखते हैं कि यूके जो छोटा सा देश है, उस छोटे से देश का पदकों की संख्या में हम देखते हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से कई गुना ज्यादा उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है, क्योंकि उन्होंने लॉटरी के पूरे पैसे को, बजट को उसमें लगा दिया और उस बजट में वो 1% भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने का काम नहीं करते। अपने यहां तो कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी इसीलिए की गई थी कि सबको खाने का मौका मिलेगा। 200 रुपए का टॉयलेट पेपर 20-20 हजार रुपए में बेचा गया। तो ऐसे कलमाड़ी जैसे लोगों को, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को हमें खेल से बाहर निकालना पड़ेगा। खेल से भाई भतीजावाद को बाहर निकालना पड़ेगा, खेल से नेताओं को बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे ऐसे थुलथुल लोग, ऐसे ऐसे लोग जो 10 कदम चल नहीं सकते, वो ओलंपिक फेडरेशन के चेयरमैन बने हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं। वो तय करते हैं कि कौन खेलने के लिए जाएगा। और वो जिसको एमएलए एमपी का चुनाव लड़ना हो, जो गहरे स्वार्थ के दलदल में धंसा हुआ हो, जिसका कोई नैतिक चरित्र नहीं हो, जिसके अंदर कोई सम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं हो, वो कभी भी खेलों में देश का कल्याण करने का काम नहीं आ सकता। यदि हम ऐसे लोगों को आगे रखेंगे तो 125 करोड़ के भारतीयों में 1-2 मेडल गलती से आएंगे। हमें यदि बदलना है तो मेजर ध्यानचंद जैसे लोगों को आगे रखना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, उनको स्मरण करना पड़ेगा। तो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर आज हम उनको स्मरण करते हैं। इस कहानी को कहने का उद्देश्य क्या है कि आप और हम खेलों की स्थिति को समझें, आप और हम मेजर ध्यानचंद जैसे उन गुमनाम महानायकों को याद करें जिनकी बदौलत ये भारत दोबारा से उठ सकता है, जो हमारे प्रेरणा पुरुष
हैं और जिनको स्मरण करके भारत दोबारा से विश्व गुरु भारत बन सकता है, तो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर उनको हम शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।